हैंक बचपन से ही एक म्यूटेंट था और उसके पांव आम इंसान के पैरों से पूरी तरह अलग दिखाई देते थे। उन्हीं पांवों के कारण उसे हैरत अंगेज रफ्तार से भागने की ताकत हासिल थी, मगर वो अपनी पूरी उम्र एक अलग म्यूटेंट बनकर नहीं गुजारना चाहता था। उसे एक आम इंसान जैसी जिंदगी चाहिए थी। इसी वजह से उसने ऐसा सीरम बनाया जो उसकी म्यूटेशन मिटाकर उसे बिल्कुल साधारण आदमी बना सकता था। मगर जैसे ही उसने वह सीरम अपने पैरों में लगाया तो उसके पांव अचानक आम इंसान जैसे नजर आने लगे। लेकिन कुछ ही लम्हों बाद उसके शरीर में अजीब किस्म की तब्दीलियां होने लगीं। उसके पांव पहले से कहीं बड़े, तेज और खौफनाक रूप में बदलने लगे। उसी वक्त उसका जिस्म बदलकर नीले रंग के डरावने जानवर जैसा आकार लेने लगा। यह किस्सा दूसरे विश्व युद्ध के दौर का है, जहां नाजी फौजी अमेरिकियों को दो अलग हिस्सों में बांट रहे थे। उन्हीं लोगों में एक माँ अपने छोटे बेटे के साथ भी खड़ी थी, लेकिन जब बच्चे को उसकी माँ से जुदा किया गया तो वो यह तकलीफ बर्दाश्त न कर सका। अपनी माँ तक पहुंचने के लिए वह बेचैनी से अपना हाथ उसकी ओर फैलाने लगा, मगर यह बच्चा कोई आम लड़का नहीं था। वह एक म्यूटेंट था जिसके अंदर बेहद अनोखी ताकतें छुपी हुई थीं। जैसे ही उसने हाथ आगे किया तो आसपास मौजूद हर चीज अचानक उसकी तरफ खींचने लगी। ऐसा महसूस हुआ जैसे वह खुद कोई बहुत बड़ा चुंबक बन चुका हो। लोहे की चीजें उसकी ओर उड़ने लगीं और आसपास लगी लोहे की सलाखें भी टेढ़ी होने लगीं। उसकी इस हैरत अंगेज शक्ति ने कैंप के जनरल कमांडर शॉ का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। शॉ फौरन हुक्म देता है कि उस लड़के को उसके ऑफिस में लाया जाए। वहां पहुंचने पर शॉ उसके सामने टेबल पर एक छोटा सा धातु का सिक्का रखता है और कहता है कि अगर वो अपनी ताकत से इस सिक्के को हिला देगा तो उसे उसकी माँ से मिलवा दिया जाएगा। उस बच्चे का असली नाम एरिक था। एरिक अपनी पूरी शक्ति लगाकर कोशिश करता है, मगर जितना भी वो अपना ध्यान जमा ले वो सिक्के को थोड़ा भी हिला नहीं पाता। ये देखकर शॉ गुस्से में एरिक की माँ को उसी के सामने गोली मार देता है। जैसे ही एरिक यह मंजर देखता है उसके भीतर भयानक गुस्सा फूट पड़ता है। वह अपना काबू पूरी तरह खो बैठता है और उसके क्रोध के असर से कमरे की हर धातु वाली चीज जबरदस्त अंदाज में हवा में उठने लगती है। उनके चारों तरफ सब कुछ ऐसे तैरता है जैसे जमीन की खिंच खत्म हो चुकी हो। शॉ एरिक की असली ताकत देखकर घबरा जाता है और फौरन वहां से भाग जाता है। इसी दौरान 1944 में एक दूसरे छोटे बच्चे से हमारी मुलाकात होती है जिसका नाम चार्ल्स है। वो भी म्यूटेंट है और उसके पास बहुत ताकतवर टेलीपैथिक काबिलियतें मौजूद हैं। एक रात जब चार्ल्स पानी पीने के लिए उठता है तो उसे अपने घर में एक अनजान लड़की छिपी हुई नजर आती है। उस लड़की की पूरी स्किन नीली होती है और उसका नाम मिस्टिक है। वक्त के साथ दोनों में मजबूत दोस्ती बन जाती है और वे भाई बहन की तरह साथ रहने लगते हैं। 18 साल बाद एरिक अब जवान हो चुका है और उसने अपनी माँ की मौत के जिम्मेदार हर शख्स को खत्म करने की कसम खा ली है। उसका कमरा अपने दुश्मनों की तस्वीरों से भरा पड़ा है। वो एक एक करके उन सब का पीछा करना चाहता है और उनकी जिंदगी खत्म करना चाहता है। उसी वक्त एक और अहम किरदार सामने आता है जिसका नाम मोयरा है। मोयरा असल में एक CIA एजेंट है जिसे एक अमेरिकी कर्नल पर शक हो जाता है। अपनी शक को पक्का करने के लिए वो खामोशी से उसका पीछा करती है। वह कर्नल आखिर में शॉ से मिलने पहुंच जाता है। शॉ खुद भी एक म्यूटेंट है जिसके पास अलग अलग तरह की ऊर्जा सोखने की ताकत है। वो बड़े से बड़ा धमाका अपने खाली हाथों से रोक सकता है और उसकी पूरी ऊर्जा अपने जिस्म में उतार सकता है। क्योंकि शॉ खुद भी एक म्यूटेंट है इसलिए उसने अपनी एक जबरदस्त टीम भी तैयार कर रखी है। उसकी टीम की पहली सदस्य एमा फ्रॉस्ट है जिसके पास जबरदस्त टेलीपैथिक ताकतें हैं और वो अपने शरीर को क्रिस्टल जैसा भी बना सकती है। दूसरा सदस्य अजाजेल है जिसके पास टेलीपोर्ट होने की ताकत है। तीसरा सदस्य रिप्टाइड है जो कहीं भी खतरनाक तूफान और बवंडर खड़े कर सकता है। शॉ कर्नल को आदेश देता है कि अमेरिका की मिसाइलों का रुख तुर्की की तरफ मोड़ दिया जाए, मगर कर्नल यह करने से इनकार कर देता है और चेतावनी देता है कि इससे तुर्की और अमेरिका के बीच जंग शुरू हो सकती है जो पूरी दुनिया के हालात बदल देगी। वह साफ बोलता है कि वो यह काम नहीं कर सकता। तब शॉ उसे जान से मार डालने की धमकी देता है। उसी पल अजाजेल कर्नल को टेलीपोर्ट करके सीधे राष्ट्रपति के वॉर रूम में पहुंचा देता है। भारी दबाव के चलते आखिरकार कर्नल मिसाइलों का निशाना तुर्की की तरफ घुमाने पर मजबूर हो जाता है। अगले दिन कर्नल शॉ के सामने आता है और उसका हुक्म मानने के बदले बड़ी रकम मांगता है। वह धमकी देता है कि अगर शॉ ने पैसे नहीं दिए तो वह ग्रेनेड से पूरा जहाज उड़ा देगा, मगर शॉ आराम से उसके हाथ से ग्रेनेड छीन लेता है और खुद ही उसे फोड़ देता है। जैसे ही धमाका होता है शॉ पूरी विस्फोटक ऊर्जा अपने शरीर में खींच लेता है। फिर वह वही ताकत वापस कर्नल की तरफ छोड़ देता है जिससे कर्नल उसी वक्त मर जाता है। इधर मोयरा जो कर्नल का पीछा करते हुए शॉ के छिपे अड्डे तक आ पहुंची थी, अपनी आंखों से कई म्यूटेंट्स को शॉ के साथ काम करते हुए देख लेती है। उसे समझ आ जाता है कि सिर्फ एक ही आदमी शॉ को रोक सकता है, इसलिए वह चार्ल्स जेवियर की मदद लेने का फैसला करती है। मोयरा चार्ल्स के पास जाती है और उसे पूरी सच्चाई बता देती है। सब सुनने के बाद चार्ल्स कहता है कि शॉ से भिड़ने के लिए पहले उन्हें म्यूटेंट्स की एक टीम बनानी पड़ेगी जो उसका सामना कर सके, मगर ऐसी टीम को सरकारी तौर पर चलाने के लिए उन्हें सरकार की मंजूरी भी चाहिए होगी।
इजाजत के बिना वे शॉ के खिलाफ खुलकर कदम नहीं उठा पाएंगे। इसी वजह से CIA आखिर में एक खास फैसिलिटी को फंड करती है जिसका नाम डिवीजन X रखा जाता है। जैसे ही डिवीजन X बनकर तैयार होता है, चार्ल्स अपनी टेलीपैथिक ताकतों से शॉ को ढूंढने की कोशिश करता है। आखिर जब उन्हें शॉ की जगह मिल जाती है तो चार्ल्स सीधा उसके दिमाग से संपर्क जोड़ने की कोशिश करता है, मगर एमा फ्रॉस्ट बीच में आकर रुकावट डाल देती है और चार्ल्स की सारी टेलीपैथिक कोशिशें रोक देती हैं। उसी समय एरिक भी शॉ के जहाज पर उसे खत्म करने के इरादे से पहुंच जाता है, मगर शॉ की टीम एरिक को जहाज से बाहर धक्का दे देती है और वो समंदर में गिर जाता है। फिर भी एरिक अपनी पूरी शक्ति लगाकर जहाज के पीछे लगा रहता है, लेकिन अंत में वह समंदर में डूबने लगता है। तभी सही वक्त पर चार्ल्स वहां पहुंचता है और उसकी जान बचा लेता है। डिवीजन X में चार्ल्स एरिक से कहता है कि उन्हें शॉ जैसे खतरनाक म्यूटेंट्स को रोकने के लिए उसकी मदद चाहिए, मगर एरिक जवाब देता है कि उसे उनकी टीम का हिस्सा बनने में कोई रुचि नहीं है। वह चार्ल्स से कहता है कि वह अपने मकसद पर ध्यान रखे, जबकि वह अपना काम खुद करेगा। डिवीजन X में एक साइंटिस्ट सामने आता है जिसका नाम हैंक है। हैंक ने एक बेहद एडवांस मशीन बनाई है जिसका नाम सेरेब्रो है। यह ऐसा यंत्र है जो टेलीपैथिक ताकतों को कई गुना ज्यादा बढ़ा सकता है। चार्ल्स जेवियर सेरेब्रो का इस्तेमाल करता है और उसके जरिए वह दुनिया भर में मौजूद म्यूटेंट्स की लोकेशन महसूस करने लगता है। आखिरकार एरिक चार्ल्स के साथ काम करने को तैयार हो जाता है, क्योंकि उसे समझ आता है कि अकेले शॉ का पीछा करना उसकी ताकत और वक्त दोनों बर्बाद करेगा। इसके बाद चार्ल्स और एरिक दुनिया के अलग अलग इलाकों में जाकर म्यूटेंट्स की खोज शुरू करते हैं ताकि उन्हें अपनी टीम में शामिल किया जा सके। इसी सफर के दौरान उनकी मुलाकात लोगन से होती है। उसके बाद वे 4 नए म्यूटेंट्स को अपनी टीम में लाने में कामयाब हो जाते हैं। एंजल साल्वाडोर, बैंशी, हैवॉक और डार्विन। इन सभी के पास अपनी अपनी अलग ताकतें हैं। ये सब कम उम्र और बिना अनुभव वाले म्यूटेंट्स हैं जिन्हें अभी अपनी शक्तियों की असल हद, अपनी खूबियों और कमियों का सही अंदाजा नहीं है। चार्ल्स उनकी ट्रेनिंग शुरू करता है और सिखाता है कि अपनी ताकतों को ठीक ढंग से कैसे काबू और इस्तेमाल करना है। उसी वक्त चार्ल्स एरिक की शक्तियों को मजबूत करने में भी उसका साथ देता है। एरिक चुंबकीय फील्ड्स को काबू कर सकता है और धातु से बनी चीजों को अपनी मर्जी से हिला सकता है। एक दिन चार्ल्स एरिक से दूर मौजूद एक सैटेलाइट डिश को मोड़ने के लिए कहता है। एरिक कहता है कि वह बहुत ज्यादा दूर है, मगर फिर भी वह अपनी ताकत से उसे मोड़ने की कोशिश करता है। कई बार कोशिश करने के बावजूद वह नाकाम रहता है। तब चार्ल्स उससे कहता है कि वह अपनी ताकतों को सिर्फ गुस्से के भरोसे कभी इस्तेमाल न करे। वह समझाता है कि उसे अपने अंदर प्यार और क्रोध दोनों को साथ जोड़ना होगा, क्योंकि तभी उसकी शक्तियां अपनी असली ऊंचाई तक पहुंच पाएंगी। चार्ल्स की यह बात एरिक के दिल तक उतर जाती है। चार्ल्स की सलाह को गंभीरता से मानते हुए एरिक एक बार फिर फोकस करता है और इस बार आखिरकार वह कामयाब हो जाता है। इसी दौरान शॉ छिपकर एक रूसी कर्नल के साथ ऐसे हमले की प्लानिंग कर रहा होता है जो पूरी दुनिया को तबाही में धकेल सकता था। मोयरा को इन योजनाओं की खबर मिल जाती है और वह तुरंत पूरी डिवीजन X टीम को इसके बारे में बता देती है। टीम कर्नल की बातों को चुपके से सुनने और आने वाली बर्बादी रोकने के लिए निकल जाती है, क्योंकि अगर यह योजना पूरी हो जाती तो दुनिया के देश एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाते और विनाशकारी जंग छिड़ सकती थी। लेकिन वहां पहुंचने के बाद उन्हें पता चलता है कि शॉ खुद उस मीटिंग में आया ही नहीं। उसकी जगह एमा फ्रॉस्ट वहां मौजूद होती है। क्योंकि शॉ वहां नहीं होता, इसलिए वे एमा फ्रॉस्ट को पकड़ने का निर्णय लेते हैं और उसे CIA की एक डिटेंशन फैसिलिटी में बंद कर देते हैं। उसे पकड़ने के बाद आखिर उन्हें शॉ की असली चाल समझ आती है। शॉ अमेरिका और रूस के बीच न्यूक्लियर जंग शुरू करवाना चाहता है ताकि इंसान खुद अपना वजूद मिटा दें। उसका यकीन है कि म्यूटेंट इंसानों से कहीं ज्यादा बेहतर हैं और धरती पर राज करने का हक सिर्फ उन्हीं का होना चाहिए। उसका ख्वाब ऐसा नया साम्राज्य बनाना है जहां सिर्फ म्यूटेंट्स की सत्ता हो और कोई इंसान जिंदा न बचे। जब शॉ को पता चलता है कि एमा फ्रॉस्ट को एजेंट्स ने पकड़ लिया है तो वह फौरन अमेरिका में मौजूद डिवीजन X पर हमला कर देता है, जहां सभी नए भर्ती हुए म्यूटेंट रह रहे होते हैं। वहां पहुंचते ही शॉ युवा म्यूटेंट्स को अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करता है। वह उनसे कहता है कि वे आम इंसानों से कहीं ज्यादा ऊपर हैं और उन्हें अपनी कमाल की शक्तियां इंसानों की सेवा में जाया नहीं करनी चाहिए। वह उन्हें अपनी टीम का हिस्सा बनने की दावत देता है। शॉ की बातें सुनकर युवा म्यूटेंट्स भड़क जाते हैं और उस पर हमला कर देते हैं, मगर शॉ बहुत ज्यादा ताकतवर होता है और उसके साथ खड़े म्यूटेंट्स भी नए भर्ती म्यूटेंट्स से कहीं ज्यादा मजबूत और अनुभवी होते हैं। वे जल्द ही युवा म्यूटेंट्स पर हावी हो जाते हैं। आखिरकार एंजल साल्वाडोर शॉ की टीम में जाने का फैसला कर लेती है। इसी भिड़ंत के दौरान डार्विन भी मारा जाता है। जब चार्ल्स, जेवियर और एरिक को यह सब मालूम पड़ता है तो वे तुरंत डिवीजन X लौट आते हैं। इसके बाद टीम की सख्त ट्रेनिंग शुरू होती है। हर म्यूटेंट को खास तरह का गियर दिया जाता है जो उन्हें अपनी शक्तियों पर बेहतर फोकस करने और उन पर काबू पाने में मदद करता है। इसी बीच मिस्टिक और हैंक एक दूसरे के नजदीक आने लगते हैं। दोनों दिल से आम इंसानों जैसी जिंदगी जीना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें म्यूटेंट बनकर रहना अच्छा नहीं लगता। इसी वजह से हैंक मिस्टिक के खून पर एक्सपेरिमेंट शुरू कर देता है।
आखिर में वह मिस्टिक को बताता है कि उसने ऐसा फॉर्मूला बना लिया है जो उनकी म्यूटेंट शक्ल बदलकर उन्हें फिर इंसान जैसा दिखा सकता है। मगर मिस्टिक उस फॉर्मूले का इस्तेमाल करने से इनकार कर देती है। वह हैंक से कहती है कि वह जैसी सच में है उसी रूप में खुश है और अपनी म्यूटेंट पहचान को पूरी तरह अपना चुकी है। वह कहती है कि अगर हैंक खुद को बदलकर इंसान बनना चाहता है तो यह फैसला लेने के लिए वो आजाद है। मिस्टिक की बातों से असर लेने के बावजूद खुद को बदलने की चाह में हैंक आखिर वह फॉर्मूला अपने शरीर पर आजमाने का फैसला करता है। शुरू में यह प्रयोग कामयाब लगता है और थोड़ी देर के लिए वह बिल्कुल आम इंसान जैसा नजर आने लगता है, लेकिन जल्दी ही यह बदलाव खौफनाक रूप धारण कर लेता है। उसका सारा शरीर बदलकर एक बड़े नीले जानवर जैसे रूप में ढल जाता है। हालांकि उस सीरम में मिस्टिक का डीएनए भी शामिल था, इसलिए हैंक की जिस्मानी ताकतें पहले से कहीं ज्यादा बढ़ जाती हैं। फिर भी उसकी शक्ल अब पूरी तरह बदल गई होती है। इसी बीच शॉ कामयाबी से रूसी सरकार को अमेरिका पर हमला करने के लिए राजी कर लेता है। रूसी सरकार शॉ को एक खास हेलमेट भी देती है जो टेलीपैथिक हमलों को रोक सकता है। उस लम्हे के बाद कोई भी शॉ के दिमाग में दाखिल नहीं हो सकता और न ही उसके ख्याल पड़ सकता है। शॉ की चालों में फंसकर रूसी सरकार अपनी नेवी के जहाज अमेरिकी बेड़े की ओर भेज देती है। जब अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी को मालूम होता है कि रूसी जहाज सीमा पार कर गए हैं तो वह तुरंत अमेरिकी युद्धपोतों को भी उस इलाके की तरफ बढ़ने का आदेश दे देते हैं। जल्द ही दोनों देशों की नेवी आमने सामने आकर खड़ी हो जाती है और हालात इतने नाजुक हो जाते हैं कि किसी भी पल जंग शुरू हो सकती थी। इसी वक्त शॉ एक बेहद शातिर कदम उठाता है। रूसी जहाज़ों के अंदर वह चुपचाप सभी पायलटों और नेवी अफसरों को मरवा देता है, क्योंकि उसे डर होता है कि आखिरी पल वे पीछे हटकर हमला रोक न दें। मगर ठीक तभी पूरी एक्स-मेन टीम वहां पहुंच जाती है। वे रूसी जहाज़ों में से एक का इस्तेमाल करके दूसरे रूसी जहाज़ को तबाह कर देते हैं। जब अमेरिकी युद्धपोत यह देखते हैं तो वे दंग रह जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर रूसी अपना ही जहाज़ क्यों उड़ा रहे हैं। इसी उलझन की वजह से अमेरिकी नेवी पीछे हटने और उस इलाके से दूर जाने का फैसला कर लेती है। इस तरह बहुत बड़ी दुनिया भर की तबाही रुक जाती है, मगर लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। एरिक अब भी शॉ के लिए अपने दिल में भयानक नफरत रखता है, क्योंकि शॉ ने उसकी माँ को उसकी आंखों के सामने मार दिया था। एरिक अब अपने क्रोध को काबू नहीं कर पाता, इसलिए वो सीधे शॉ की पनडुब्बी की ओर बढ़ता है ताकि आखिरकार उसे खत्म कर सके। उसी वक्त शॉ की म्यूटेंट टीम और चार्ल्स जेवियर की टीम के बीच जबरदस्त जंग छिड़ जाती है। अपनी ताकतवर टेलीपैथिक और चुंबकीय शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए एरिक पूरी पनडुब्बी को समंदर से बाहर उठा लेता है और उसे जमीन पर पटक देता है। इसके बाद सारे म्यूटेंट्स आपस में बेहद खतरनाक लड़ाई करने लगते हैं। उसी दौरान चार्ल्स एरिक को रोकने की कोशिश करता है। वह उससे कहता है कि शॉ को जान से मारना ठीक नहीं और उसे अमेरिकी सरकार के हवाले कर देना चाहिए, क्योंकि कानून अपराधियों को सजा देना जानता है। मगर एरिक उसकी बात मानने से साफ इनकार कर देता है। वो शॉ का वही खास हेलमेट उठा लेता है जो टेलीपैथिक ताकतों को रोकता है और पहनने वाले के दिमाग तक किसी को पहुंचने नहीं देता। जैसे ही एरिक वो हेलमेट पहनता है, चार्ल्स का उससे मानसिक रिश्ता पूरी तरह कट जाता है। इसके बाद एरिक वही सिक्का निकालता है जो शॉ ने उसके बचपन में उसके सामने रखा था। उसी सिक्के को इस्तेमाल करते हुए एरिक धीरे धीरे शॉ को मार देता है। इसी बीच रूस और अमेरिका की सरकारें किनारे के पास हो रही पूरी घटना को अपनी आंखों से देख रही होती हैं। म्यूटेंट्स की खौफनाक शक्तियां देखने के बाद दोनों देशों को महसूस होता है कि म्यूटेंट पूरी इंसानियत के लिए खतरा है। इसी डर से वे सभी म्यूटेंट्स को एक साथ मिटाने के लिए उनकी ओर मिसाइलें छोड़ देते हैं। जब एरिक को पता चलता है कि इंसानों ने उन पर वार किया है तो वह गुस्से से भर उठता है। अपनी चुंबकीय ताकतों का इस्तेमाल करके वो सभी मिसाइलों को हवा में ही रोक लेता है और उन्हें वापस सैन्य जहाजों की तरफ मोड़ देता है। उसका मकसद इंसानों को खत्म कर देने का होता है। मोयरा पास खड़ी ये सब अपनी आंखों से देख रही होती है। जो कुछ चल रहा था उसे और सहन न कर पाने के कारण वह बंदूक उठा लेती है और खुद एरिक को मारने की कोशिश करती है। मगर एरिक अपनी शक्तियों से गोलियों का रुख खुद से दूर कर देता है। लेकिन इस अफरा तफरी में एक गोली गलती से सीधे चार्ल्स जेवियर की रीढ़ की हड्डी में लग जाती है। इस कारण चार्ल्स बुरी तरह घायल हो जाता है। एरिक तुरंत चार्ल्स के पास दौड़ कर आता है और बहुत संभल कर उसकी पीठ से गोली निकालता है। शुरू में एरिक मोयरा पर भड़कता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसके सबसे करीबी दोस्त की हालत की जिम्मेदार वही है। मगर चार्ल्स एरिक से कहता है कि जो हुआ उसके लिए मोयरा कसूरवार नहीं है। यह सुनकर एरिक को एहसास होने लगता है कि शायद असली गलती कहीं ना कहीं उसी की थी। उसे समझ आने लगता है कि चार्ल्स को गोली इसलिए लगी क्योंकि उसने खुद हिंसा वाला रास्ता चुना था। अब यह बिल्कुल साफ हो जाता है कि चार्ल्स और एरिक की सोच और आने वाले कल के लिए उनके सपने पूरी तरह अलग हैं। एरिक मानता है कि म्यूटेंट्स को इंसानों से ऊपर उठकर अपनी ताकतवर सभ्यता बनानी चाहिए और इंसानों के उन्हें मिटाने से पहले खुद मानवता को खत्म कर देना चाहिए। दूसरी तरफ चार्ल्स का भरोसा है कि म्यूटेंट और इंसान एक ही दुनिया में अमन के साथ रह सकते हैं। इन्हीं बिल्कुल अलग सोचों की वजह से दोनों दोस्तों के रास्ते हमेशा के लिए जुदा हो जाते हैं। उनकी टीमें भी अलग बन जाती हैं। यही वजह बनती है
जिसके कारण बाद में चार्ल्स अपनी हवेली को जेवियर्स स्कूल में बदल देता है, एक ऐसी खास जगह जहां म्यूटेंट्स अपनी शक्तियों को महफूज तरीके से काबू करना और उन पर महारत पाना सीख सकें। फिल्म के आखिर में चार्ल्स अपनी गर्लफ्रेंड मोयरा को किस करता है और फिर उसके दिमाग से म्यूटेंट से जुड़ी हर याद मिटा देता है। वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं मोयरा दुनिया को म्यूटेंट्स के बारे में सब कुछ न बता दे और उन्हें मीडिया और सरकारों के सामने उजागर न कर दे। इसी बीच एरिक पूरी तरह अपनी नई पहचान मैग्नेटो के रूप में अपना लेता है।